नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज से सुरेश सर हिंदी क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। ये जो क्लास होगी वह सभी स्कूल विद्यार्थियों के लिए वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी, वह कारगर साबित होगी। मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस क्लास को बहुत ही शांतप्रियता से देख करके वह सुन करके पूरा फायदा उठाए ताकि आपका भविष्य उज्जवल बन सके। तो आज हम शुरुआत करते हैं भाषा व व्याकरण की सामान्य जानकारी। भाषा व व्याकरण की सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाषा को। भाषा भास धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। ये धातु जो शब्द है ये संस्कृत का मूल रूप होता है। संस्कृत का मूल रूप होता है और हिंदी में ये क्रिया का मूल रूप होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा की परिभाषा। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये कै और ये खै। अब कै के मन में जो विचार है वह खै को नहीं पता और खै के हृदय में जो बात चल रही है वो कै को नहीं पता। लेकिन जब ये आपस में बात करेंगे, यानी जिस साधन से बातचीत करेंगे वो साधन क्या है? भाषा है। यानी जब व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को एक दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। लेकिन एक शब्द और भी आया है, विचार प्रकट करना। ये विचार क्या है? विचार किसे कहते हैं? इसका अर्थ भी हम जान लेते हैं कि विचार क्या है। विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई है। अध्वन्यात्मक इकाई है। अध्वन्यात्मक 3 पदों से बना है। अ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। अब अ का अर्थ सदैव नकारात्मक होता है, यानी अ उपसर्ग का सदैव नहीं अर्थ होता है। नहीं। इसके बाद में ध्वनि, इसका अर्थ होता है आवाज और आत्मक का अर्थ होता है आत्मा का स्वरूप लिए हुई। आत्मा का स्वरूप
लिए हुए। ठीक है। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि व्यक्ति के मन का वह भाव जिसमें आवाज़ नहीं होती, व्यक्ति के मन का वह भाव जिसमें आवाज़ नहीं होती उसे हम विचार कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? एक नंबर पे लेते हैं भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। क्यों है? क्योंकि बालक समाज में एक दूसरे के संपर्क में आके सीखता है, इसलिए वह अर्जित संपत्ति हुई। 2 नंबर पे है कहाँ सीखता है वो? समाज में, तो वह सामाजिक प्रक्रिया भी है। तो भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। 3 नंबर पे है भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है, मतलब ये परिवर्तनशील होती रहती है। जैसे हिंदी भाषा का विकास 1050 विक्रमी संवत से माना जाता है। विक्रमी संवत से माना जाता है, तो ये परिवर्तनशील भी हुई। भाषा परिवर्तनशील भी होती है। पांचवा बिंदु है भाषा का मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप होता है मतलब भाषा का एक निश्चित व्याकरण व लिपि होती है। व्याकरण व लिपि। लिपि भाषा के ध्वनि चिन्ह को मानकीकृत करती है। 6 नंबर बिंदु है भाषा कठिन से सरल होती है। भाषा कठिन से सरल होती है। ये भाषा की विशेषताएं हैं। आगे हम पढ़ते हैं भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार होता है। भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार होता है। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार है। 1 नंबर पे है जिज्ञासा। अब जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे ये तालाब है, हम घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन ये पानी पिए या नहीं यह इसके दिमाग पर निर्भर करता है। उसी प्रकार अध्यापक बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन बच्चा पढ़े
या नहीं पढ़े, वह उसके दिमाग पर डिपेंड करता है। तो भाषा को सीखने के लिए जिज्ञासा होना जरूरी है। 2 नंबर बिंदु है अनुकरण। भाषा को हम अनुकरण के माध्यम से भी सीख सकते हैं। हम शुद्ध उच्चारण करेंगे। जैसे अनुकरण का मतलब होता है पीछे पीछे चलना, किसी का अनुसरण करना। इसके बाद में है अभ्यास। भाषा को सीखने के लिए अभ्यास का होना जरूरी है। अभ्यास का नाम आते ही कवि वरेंद्र याद आ जाता है। उसने बहुत ही सुंदर पंक्ति बोली थी कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सील पर होत निशान। अर्थात अभ्यास करने से एक मंद बुद्धि वाला बालक भी क्या बन जाता है, विद्वान व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा का जो विकास कर्म होता है वो किस प्रकार होता है। भाषा का विकास कर्म, इसका जो कौशल होता है सीखने का किस प्रकार है। 1 नंबर पे सुनना, 2 नंबर बिंदु है बोलना, 3 नंबर बिंदु है पढ़ना, चौथा बिंदु होगा लिखना। सुनना और बोलना जन्मजात होता है, लेकिन हम किस प्रकार सुनते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, वो हमें मालूम नहीं होता है। इसको याद रखने के लिए एक सूत्र है, शुभोपली। संस्कृत में इसका सूत्र है सर्वपले, यानी श्रवण, वदन, पठन और लिखन। और अंग्रेजी माध्यम में इसका सूत्र होगा LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये तीनों इसके सूत्र हैं सीखने के लिए। तो भाषा का विकास करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार यानी भाषा के कुछ लोग 2 ही भेद बताते हैं, लेकिन इसके 3 भेद माने गए हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा बिंदु होगा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को बोलकर प्रकट करता है और सामने वाला सुनकर अर्थ ग्रहण करेगा। जैसे उदाहरण लेते हैं मौखिक भाषा का आपसी वार्तालाप, रेडियो पर समाचार सुनना, नेता द्वारा सभा को संबोधित करना, आदि इसके उदाहरण हैं।
अब है लिखित भाषा। इसके उदाहरण हैं जब व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करे। लिखकर और सामने वाला पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करे। जैसे इसके उदाहरण हैं पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र, संदेश, लिखना आदि। जब व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को लिखकर एक दूसरों के सामने प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये इनके उदाहरण हुए। अब है सांकेतिक भाषा। इसमें व्यक्ति संकेतों के माध्यम से समझाता है। संकेतों के माध्यम से समझाता है। जैसे यातायात के चिन्ह, अपने हाथों के इशारों से समझाना, जैसे गर्दन हिलाना, आंखों के इशारों से समझाना आदि। तो आज इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इससे पहले 2 प्रश्न देता हूं जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि इनमें से सबसे कठिन व सरल भाषा कौन सी है। कठिन व सरल भाषा कौन सी है ये आप हमें बताएं। धन्यवाद।